हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक 1 है उसका जो लास्ट चैप्टर है वैश्वीकरण। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 वाले। ठीक है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे कवर कर देंगे। और चैप्टर वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले चैप्टर की वीडियो देखो ताकि आपको अच्छे तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह पे मिल जाएं, तो आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। आपको गूगल में जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है, क्लास 12th में जाना है, अपने सब्जेक्ट में जाना है। इसके बाद टेबल आएगी, टेबल में ही आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको मैप मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिंपल क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह। प्रवाह का मतलब क्या होता है? प्रवाह का मतलब होता है किसी एक चीज का दूसरी जगह पे पहुंचना, यही प्रवाह है। ठीक है, तो प्रवाह जो होता है वो कई तरीके से हो सकता है कहीं पे विचारों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच रहे हो। यानी कि आज के समय में आपको पता है कि हम कहीं ना कहीं जो पश्चिमी विचारधारा है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, पश्चिमी विचारधारा को हम अपना रहे हैं। तो क्या है कि वेस्टर्न कंट्री से हमारे जैसे देशों में विचार कहीं ना कहीं आ रहे हैं, हम उसको अपना रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी एक वैश्वीकरण का ही उदाहरण है। या एक और एग्जाम्पल हो सकता है वस्तु का। मान लो कोई एक वस्तु है जो एक से अधिक देशों में पहुंच रही है, तो वो भी वैश्वीकरण का उदाहरण हो जाता है। जैसे कि देखिए, आज के समय में आपके पास जो मोबाइल होगा, ठीक है, आप देखिए कि आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है। उसके बाद आप ये सर्च कीजिए कि वो कंपनी किस देश की है। फिर आप अपने मोबाइल को ध्यान से देखोगे तो उसमें कहीं लिखा होगा मेड इन चाइना या मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, जो भी लिखा होगा आप उसे देखियो। यानी एक देश में बनने वाली चीज दुनिया भर के देशों में बेची जा रही है। ठीक है, वस्तु जो है वो एक से ज्यादा देशों में पहुंच रही है, ये भी वैश्वीकरण है। पूंजी, अगर मान लीजिए जो हमारा पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रही है, तो वो भी क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण कहलाएगा। और अगर कोई व्यक्ति बेहतर रोजगार की तलाश में अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाके काम कर रहा है, वहां से पैसे कमा के भारत में भेज रहा है, तो ये भी वैश्वीकरण का उदाहरण है। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रवाह। प्रवाह जो होता है वो कई तरीके से हो सकता है विचारों का प्रवाह, वस्तुओं का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, या लोगों की आवाजाही भी वैश्वीकरण के अंतर्गत आएगी। ठीक है, सिंपल परिभाषा आप इस तरीके से पेपर में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण जो है इसके प्रमुख कारण क्या है, क्यों हो पाया वैश्वीकरण? सोचिए, अगर क्या चीजें हैं जो नहीं होती तो शायद वैश्वीकरण ना हो पाता इस लेवल पे। तो उसके पीछे जो मेन कारण है ना, वो है टेक्नोलॉजी। यानी टेक्नोलॉजी में जो उन्नति हुई है, जो प्रगति हुई है, उसके कारण वैश्वीकरण हो पाया है। टेलीफोन, मोबाइल, ठीक है, टेलीग्राफ का आविष्कार, छपाई तकनीक, ये सभी जिम्मेदार हैं इसके पीछे। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आज के समय में हम सभी के पास एक मोबाइल फ़ोन है, उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप होगा मोबाइल में, आपका कोई दोस्त है, मान लो वो यूएसए में है और आप इंडिया में हो। ठीक है, आपको बस यहाँ से एक 1 क्लिक करना है, नेट के माध्यम से सभी जुड़े हुए हैं। आप 1 क्लिक से अपने संदेश को वहाँ तक पहुँचा सकते हो। ठीक है, हमारे संदेश सेकंडों में पहुँच जाते हैं। आप दुनिया के किसी भी देश में पहुँचा दो, इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं आज के टाइम पे। ठीक है, ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के कारण आज हम अपने विचारों को, अपने संदेश को, अपने मैसेज को सेकंडों में पहुंचा देते हैं। लेकिन क्या ऐसा आज से 200-300 साल पहले होता था? तो नहीं। पहले क्या होता था, चिट्ठियां लिखी जाती थी। चिट्ठी लिखने में, अभी तो मैंने आपको बताया 1 सेकंड में आप अमेरिका पहुंचा दे रहे हो अपने मैसेज को। अगर चिट्ठी से हम बात करते हैं तो मान लो आप इंडिया में रहते हो, आप इंडिया में, मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, मैं दिल्ली से अगर अपने पंजाब में भी कोई संदेश भेजूं चिट्ठी के जरिए, तो भाई उसको पहुंचने में भी 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन लग जाते थे। सोचो, इतनी सी अपने देश के अंदर ही। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई, क्या हुआ, एकदम से हम सेकंडों में सारी चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। छपाई तकनीक में देखो, पहले हाथ से किताबें लिखी जाती थी, सालों लग जाते थे। अब क्या है, छपाई तकनीक आई, एक ही दिन में 200-200, 400-400 किताबें छाप देते हैं, हजारों किताबें छाप देते हैं एक दिन में। ये पॉसिबल हो पाया है? कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये सब टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है। तो वैश्वीकरण अगर आज के समय में है ना, तो वो टेक्नोलॉजी के कारण है। टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ये चीज़ें भी पॉसिबल नहीं हो पाती। क्लियर है? आगे चलते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम बताइए। ठीक है, वैश्वीकरण के 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। एक आता है वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम,
वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम और वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम, तीनों प्रकार के क्वेश्चन है और इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्थिक परिणाम पे, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हो रही है। ठीक है, आज दुनिया के देश एक दूसरे से खूब व्यापार करते हैं। ठीक है, भारत में बनने वाली चीज चाइना में, अमेरिका में, दुनिया के दूसरे देशों में बेची जाती है। इसी तरीके से चाइना में बनने वाली चीज पूरी दुनिया के देशों में बेची जाती है। अमेरिका की कंपनियों की चीजें हमारे देश में बेची जाती है। दुनिया भर में सबने अपने मार्केट खोल दिए व्यापार के लिए। ये सब पॉसिबल हो पाया है तो कैसे, वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, तो ये वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम में होगा कि दुनिया भर में जो व्यापार हुआ है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। पहला पॉइंट, आगे देखो। क्योंकि अब पहले की तरह आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए संरक्षणवाद की नीति हमने अपना रखी थी, हमने बाहरी आयात पे थोड़ा प्रतिबंध लगा रखे थे, ज़्यादा नहीं पसंद करते थे इस चीज़ को। अब दुनिया में ऐसा नहीं है, अब सभी देश चाहते हैं कि भाई उनका व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनकी चीज़ों को लोग खरीदें। ठीक है, ये सभी चाहते हैं। पूंजी की आवाजाही में वृद्धि हुई है। अब जो निवेशकर्ता होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो अपने पैसे को किसी भी देश में निवेश कर सकता है। आज के टाइम पे ये सुविधा भी हो गई है कि आप किसी भी देश में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आज के टाइम पे अगर आप इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट को जानते हो तो आप इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के जैसे के जरिए घर बैठे बैठे अमेरिका की कंपनी में, किसी दूसरे देश की कंपनी में पैसा लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, खासकर जो विकसित देश हैं वो भारत जैसे देश, विकासशील देशों में अपना पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके देशों में उनको फायदा ज़्यादा नहीं होगा, भारत जैसे देशों में उनको फायदा ज़्यादा होगा। आज जो चीज़ें अमेरिका में बनाई जाती थी वो चीज़ें भारत में उसकी यूनिट लगाई जा रही है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि भारत में उनको ज़मीन सस्ती मिल जाएगी, भारत में उनको किराया सस्ता मिल जाएगा, भारत में उनको मजदूर सस्ते मिल जाएंगे। ठीक है, सुविधाएं जो मिलती है भारत में वो सस्ती मिल जाएगी, उससे कंपनियों को लाभ ज़्यादा होता है। अगर यही काम वो अपने अमेरिका में करेंगे फिर हमें बेचेंगे तो उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझना है। आगे देखिए, विकासशील देशों में ज़्यादातर क्या हो रहा है, ज़्यादा लाभ हो रहा है तो लोग वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। विचारों का भी खूब विस्तार हो रहा है, इंटरनेट और कंप्यूटर के से जुड़ी सेवाओं के जरिए आज विचारों का खूब, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में पहुंच रहे हैं। आज हम अमेरिका की चीज़ों को अपना रहे हैं, ठीक है, वहाँ के लोग हमारी कुछ चीज़ों को अपना रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं विचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। और एक और परिणाम है कि विकसित देश जो है ना, जो डेवलप कंट्री हैं, वो अपनी वीज़ा नीति को कठोर बना रहे हैं। उनकी जो वीज़ा पॉलिसी है उसको कठोर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके देश के रोजगार पे कोई भारत जैसे देश या कोई विकासशील देश का व्यक्ति आए और उनके रोजगार पे कब्जा कर ले। ठीक है, उनके रोजगार को कहीं ना कहीं छीन ले, इसलिए ये नहीं चाहते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, वीज़ा नीति को कठोर बना देते हैं। पूरी दुनिया में आज के समय में प्राइवेटाइजेशन होने लगा है, पूंजीवाद को खूब बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि पूंजीवाद से काफ़ी लाभ होता है। ठीक है, पैसे वगैरह, व्यापार वगैरह, निजीकरण, ये सब चीज़ें जो फायदा पहुंचाती है। तो इसके कारण क्या है, पूरी दुनिया में फैल रहा है, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, नए नए तरीके का रोजगार। तो यहाँ पे एक चीज़ है, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है ना, तो लाखों लोगों का रोजगार जा भी रहा है। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एआई आ रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की वजह से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो कई लोगों की जो नौकरियां वो जा भी रही हैं। बाजार में खूब कंपटीशन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बाजार में विभिन्न देशों के उत्पाद जो हैं आज के समय में आसानी से उपलब्ध हैं। आज के समय में दुनिया भर की देशों में बनने वाली चीज़ आराम से आप भारत में खरीद सकते हो। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के जरिए जो चाहो वो ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप समझ रहे हैं, तो ये सब इसके आर्थिक परिणाम है कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम। सांस्कृतिक परिणाम मतलब हमारे कल्चर में बदलाव आ रहा है, हमारे संस्कृति में कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं। वो क्या चेंजेस है ये समझना है। सबसे पहले देखिए, हमारा खान पान में बदलाव हो रहा है। अगर आप आज से 100 साल पीछे देखो, हमारा जो जीवन था 100 साल पहले, लोग क्या खाते थे, सोचो। आज क्या खा रहे हैं ये सोचो। पहले के टाइम पे दूध, दही, घी, मक्खन, इन सब चीज़ों को खाया जाता था। ठीक है, आज के समय में लोग क्या खाते हैं, आज के समय में आप देखोगे पहले मोटा अनाज खाते थे, आज के टाइम पे गेहूं, मैदा, ये चीज़ें खा रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पिज्ज़ा, दुनिया भर की चीज़ें खा रहे हैं। ये खान पान में बदलाव आ गया है। कैसे आया है? वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, इन चीज़ों को हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, हमको पसंद आ रही है तो हम इस चीज़ को अपना रहे हैं। तो ये बदलाव जो है सांस्कृतिक में आएगा। हमारा रहन सहन बदल गया है। अब हम अपने आप को मॉडर्न दिखाना चाहते हैं अंग्रेजों के जैसे। तो हम अपने घर पे जो घर बनवाते हैं वो भी हम मॉडर्न बनाना चाहते हैं। हमारा किचन से लेके हमारे घर की हर एक चीज़ तक सब मॉडर्न होता जा रहा है। हमारे कपड़े, हमारा पहनावा,
ठीक है, सब कुछ बदल रहा है। तो ये भी क्या है, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव है। संस्कृतियों का ह्रास हो रहा है, बिल्कुल। आज के समय में देखोगे जो हमारी प्राचीन भारतीय जो संस्कृति है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, कहीं ना कहीं उसका ह्रास होता जा रहा है, और हम कहीं ना कहीं मॉडर्न होते जा रहे हैं। हमारा पहनावा से लेके हमारा रहन सहन, हमारा हमारा खान पान, सब कुछ बदल रहा है। हमारी संस्कृति अब पहले जैसी नहीं रही, कहीं ना कहीं हम अमेरिकी संस्कृति को अपना रहे हैं। अमेरिकी संस्कृतियों की तरफ लोगों का झुकाव खूब बढ़ रहा है। महिलाओं की जो स्थिति है उसमें कहीं कहीं पे कमी भी आई है, तो कहीं कहीं पे सुधार भी आया है। महिलाओं की स्थिति में कमी कैसे आई है, सबसे पहले ये देखिए। देखिए एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। आज के समय में जो मूवी बनती है, फिल्में बनती है, उसमें आप देखो महिलाओं को किस प्रकार से दिखाया जाता है। आज से 50 60 70 100 साल पीछे की जो फिल्में थी, वहां पे देखो आप महिलाओं को कैसे दिखाया जाता था। तो ये है, ठीक है। शैम्पू का अगर ऐड दिखाते हैं ना, शैम्पू का भी ऐड दिखाना है, तो उसमें जब तक वो महिला नहाते हुए नहीं दिखाएंगे तब तक उनका काम नहीं चलेगा। यानी कि वो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु की तरह दिखाना चाह रहे हैं, जो कि गलत है। इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, ठीक है। लोगों का नजरिया बदल रहा है। दूसरा, महिलाओं की स्थिति में सुधार भी आ रहा है। अब सुधार कैसे आ रहा है, कमी तो आप समझ गए, सुधार कैसे आ रहा है ये देखिए। पहले ये माना जाता था कि महिलाओं को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करेंगे, शादी ब्याह करवानी है, घर पे भेजना है, चूल्हा चौका करना है, यही तो होता था, सब यही सोचते थे। तो ये सोच जो है बदल रही है। आज के समय में महिलाओं को एजुकेशन दी जा रही है। आज के समय में महिलाएं जो हैं पढ़ लिख जा रही हैं, ठीक है, अच्छी नौकरी में, हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी का क्षेत्र हो, सरकारी नौकरियों का क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है जहां महिलाएं आगे ना हो। तो ये जो सुधार आया ना महिलाओं की स्थिति में, तो ये भी वैश्वीकरण के कारण आया। कमी भी है, सुधार भी है, दोनों तरह की चीजें हैं, हमको ये देखना है। आगे देखो, विदेशी फिल्मों का, विदेशी त्योहारों का, विदेशी संगीत का रुझान जो है वो बढ़ रहा है। आज के समय में हम विदेशी फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में देखना पसंद करते हैं। विदेशी त्योहार, खासकर आपने वैलेंटाइन डे वगैरह, रोज डे और पता नहीं कौन कौन से डे आ रहे हैं, वो सब आपने लोगों को मनाते देखा होगा। तो इसका प्रचलन हो रहा है। संगीत, खासकर रॉक म्यूजिक सुनते हैं, हालांकि उनको हिंदी समझ में आती हो ना आती हो पता नहीं, पर उनको ये चीज़ें समझ में आ जाती हो, ऐसा म्यूजिक जरूर सुनते हैं। तो ये सब क्या है, ये सांस्कृतिक बदलाव है। रूढ़िवादिता खत्म हो रही है। रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है कि जो एक सोच होती है कि पुरानी चीज़ों को मानना, ठीक है, जैसे मान लो बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो कुछ अपशगुन हो जाएगा, ये रूढ़िवादिता है। इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, उस दिन वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन भी हो, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो रूढ़िवादिता होती हैं। लोगों के विचारों में बदलाव आ रहा है, ठीक है। अब लोगों के विचार बदल रहे हैं, लोग अपने आप को मॉडर्न समझने लगे हैं, आधुनिक हो रहे हैं। विदेशी संस्कृति का खूब प्रसार हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप सांस्कृतिक परिवर्तन में आराम से लिख सकते हो और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, 6 नंबर का आएगा या 4 नंबर का आएगा, छोटे में नहीं आएगा, 2 नंबर में कभी भी नहीं आएगा, याद रखना। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव बताओ। हमने आर्थिक देखा, हमने सांस्कृतिक देखा, राजनीतिक देखो। देखिए क्या हो रहा है कि विकासशील देश जो है उनमें जो राज्य की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। राज्य से मतलब क्या है, यहाँ पे राज्य का मतलब ये मत सोचना जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल राज्य होता है, ये वाला राज्य नहीं। राज्य से यहाँ पे मतलब है सरकार से, ठीक है। यानी कि विकासशील देशों में जो सरकार की भूमिका होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन देशों में गरीबी जो होती है, विकासशील देशों में बेरोजगारी होती है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है, यहाँ पे शिक्षा का अभाव होता है, अच्छी एजुकेशन नहीं होती लोगों के पास, बहुत सारी समस्याएं होती है विकासशील देशों में। इन समस्याओं का समाधान करने का काम किसका होता है, राज्य का होता है। यानी राज्य का पहला कर्तव्य होता है कि अपने देश में लोगों को रोजगार देना, अपने देश में लोगों को हेल्थ सर्विसेज देना, लोगों को अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। ये सारे जो काम होते हैं ये किसके होते हैं, राज्य के होते हैं, यानी कि हमारी सरकार के होते हैं। इसलिए राज्य का जो स्वरूप है, ठीक है, हमारी सरकार का जो स्वरूप है वो है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य का स्वरूप का मतलब है हमारी जो सरकार है वो जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। जैसे कि लोगों के लिए अच्छे अच्छे स्कूल बनवाना, ठीक है, अच्छी एजुकेशन मिल सके, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाना जहाँ पे सारी सुविधाएं मिल सके, ठीक है, लोगों को रोजगार देना, ये सारी चीजें आ जाती है सरकार के लिए। तो इसीलिए जो राज्य का स्वरूप है वो कल्याणकारी राज्य का माना जाता है। लेकिन जब से वैश्वीकरण आया है ना, तब से ये धारणा धीरे धीरे कमजोर होने लगी है। अब वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, विकासशील देशों में राज्य की भूमिका जो है, यानी सरकार की जो भूमिका है उसमें बदलाव आया है, जो कि इस प्रकार है, ठीक है। अब वैश्वीकरण आने के बाद राज्य की भूमिका कैसे बदली है इसको देखते हैं। देखिए आपके सामने कुछ पॉइंट है, इन पॉइंटों को एक बार ध्यान से देखते हैं। देखिए,
राज्य की शक्ति में कमी आई है और कल्याणकारी राज्य की धारणा जो है उसकी जगह पे आप न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया। यानी कि देखिए, अब कहीं ना कहीं देश में मल्टीनेशनल कंपनी और विदेशी प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है। उसके कारण जो राज्य है यानी सरकार है उसकी शक्ति में कुछ जगह पे कमी आई है, ठीक है। और कल्याणकारी राज्य की धारणा जो पहले कभी माना जाता था कि राज्य कल्याणकारी होगा, जनता की भलाई के लिए काम करेगा, अब वो वाली धारणा कमजोर हुई है और धीरे धीरे न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य बन गई है। यानी कि राज्य जो है, सरकार जो है कम से कम हस्तक्षेप करेगी लोगों की लाइफ में, सिंपल अपने आप को साधारण कामों तक सीमित रहेगी। साधारण काम मतलब नॉर्मल काम, देखो जैसे कि कानून बनाना, नागरिकों को सुरक्षा देना, बस सरकार इन चीजों पे ध्यान देगी। ज्यादा भलाई वलाई वाले जो काम चल रहे थे वो चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देगी। अब राज्य जो है कल्याणकारी कार्य की ओर कम ध्यान देते हैं, ये भी चीजें हैं। और राज्य के स्थान पे अब बाजार जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को तय कर रहा है। बाजार मतलब जब से हमने वैश्वीकरण को अपनाया, दुनिया भर से व्यापार करना शुरू कर दिया, तो मल्टीनेशनल कंपनियां जो भारत देश में आई या हमारे जैसे दूसरे देशों में आई, तो कहीं ना कहीं उनका एक दबदबा एक रुतबा हो गया है। उसकी वजह से हमारी सरकारें जो है थोड़ी बहुत कमजोर हुई हैं और राज्य का जो नजरिया है वो भी बदला है, ठीक है। अब वो कल्याणकारी राज्य की जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य हो गया, ये क्लियर है। आगे देखो, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उनके आने से जो विकासशील देश है वहां पे सरकार के द्वारा अपने दम पर फैसला लेने की क्षमता में कहीं ना कहीं कमी आती है। क्यों? क्योंकि भाई जो ये एमएनसी जब देश में आती है ना, तो लोगों को रोजगार भी देती है, ठीक है। लोग, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है एमएनसी से, ठीक है। सरकार को टैक्स मिलता है, सरकार को बहुत अच्छा पैसा मिलता है इन कंपनियों से। अब ऐसे में सरकार इन कंपनियों को नाराज नहीं करना चाहती क्योंकि ये अच्छा इन्वेस्ट करती हैं हमारे जैसे देशों में। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसमें कमी आती है और उनको कहीं ना कहीं इन कंपनियों की बातें भी माननी पड़ती हैं कुछ हद तक। लेकिन इसके साथ साथ एक सत्य और है, ये सत्य आपको समझना है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राज्य, हमने पढ़ा था ना, कमजोर हुए हैं। तो एक और चीज पढ़नी है कि राज्य के पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी होने से राज्य अब अपने नागरिकों के बारे में हर प्रकार की सूचनाएं जुटा सकता है। यानी कि राज्य पहले के मुकाबले अच्छे तरीके से काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब राज्य के पास यानी कि सरकार के पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। उस अच्छी टेक्नोलॉजी के वजह से अब सरकार क्या कर सकती है कि अपने लोगों के बारे में अच्छी जानकारी जुटा सकती है, ठीक है। इनके पास खूब जानकारी हो जाएगी। जैसे कि जानकारी मतलब आप आधार कार्ड ही ले लो, एग्जाम्पल है आधार कार्ड। आधार कार्ड के जरिए हमारा सारा डेटा जो होता है वो सरकारों के पास होता है। कल को हमारी उंगलियों के टच से भी वो पता कर लेंगे भाई ये आदमी है, ये यहाँ रहता है, वहाँ रहता है, इसका ये एड्रेस है, इसका ये नाम है, ठीक है। सब कुछ पता लग जाता है। हमारी सारी डिटेल जो है आधार से जोड़ दी गई है, तो हमारे बैंक अकाउंट, हमारा खर्चा, खाना पीना, जो भी मतलब जो भी हमारा खर्चा हो रहा है, सब कुछ मतलब कहीं ना कहीं उनको पता लग जाता है कि भाई इतने पैसे इसके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं और बैंक अकाउंट जो है वो कहीं ना कहीं आधार से जुड़ा हुआ है। तो सारी चीज़ें आज के समय में क्या होता है कि सरकार के हाथ में होती है। सरकार को कहीं ना कहीं अब पहले के मुकाबले में सरकार मजबूत हो गई है टेक्नोलॉजी के कारण, तो वो कंट्रोल अच्छे से कर सकती है सरकार चाहे तो ये कुछ इसके राजनीतिक परिणाम थे। लेकिन अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है बहुत कम आता है, 4 साल 5 साल में एक बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण, इसका क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे सांस्कृतिक समरूपता, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे वैभिन्नीकरण। सांस्कृतिक समरूपता का मतलब होता है कि पश्चिमी संस्कृति जो है पूरी दुनिया में फैल रही है और आज पूरी दुनिया में पश्चिमी संस्कृति का प्रसार जो है बहुत तेजी से हो रहा है और एक वैश्विक संस्कृति का रूप ले रही है। इसी को बोलते हैं सांस्कृतिक समरूपता। जैसे कि एग्जांपल देखो, भारत एक देश है, भारत का एक कल्चर, एक संस्कृति है। अब यहां पे मान लीजिए अमेरिका है या यूएसए है या फिर आप इसको वेस्टर्न कंट्री के रूप में देख लो, और भी बहुत सारे देश हैं। इन देशों की संस्कृति जो है ना पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है। कहीं ना कहीं इन देशों की संस्कृति को हम अपना रहे हैं, ठीक है, भारत के लोग अपना रहे हैं। हमारा पहनावा बदल रहा है, हमारा रहन सहन बदल रहा है, हमारा खान पान बदल रहा है, हमारा रोजगार, हमारा काम करने का तरीका, सब कुछ बदल रहा है। यहाँ तक कि हमारी लाइफ स्टाइल भी बदल रही है। क्यों? क्योंकि हमने इनकी संस्कृति को अपना लिया। तो पूरी दुनिया में जो ये संस्कृति फैल रही है ना, केवल भारत में नहीं, दुनिया भर के देश इस चीज को अपना रहे हैं। तो पूरी दुनिया में एक वैश्विक संस्कृति बन रही है। ये जो पश्चिमी देशों की संस्कृति पूरी दुनिया में फैल रही है, एक वैश्विक संस्कृति का रूप ले रही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सांस्कृतिक समरूपता, यानी सब जगह के देशों में संस्कृति एक जैसी देखने को मिलेगी अगर इसी तरीके से सब अपनाते रहे तो। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। अब ये क्या होता है भाई? सांस्कृतिक विभिन्नीकरण का मतलब होता है कि अलग अलग संस्कृतियां
दूसरी संस्कृतियों के साथ मेलजोल के कारण हर संस्कृति में कुछ अनूठापन आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, मान लो एक यूएसए का व्यक्ति है, ठीक है, एक इंडिया का व्यक्ति है, दोनों अलग अलग देश में रहते हैं, दोनों का कल्चर अलग है, ठीक है, रहन सहन पहनावा खान पान सब कुछ अलग है। अब ये दोनों बन जाते हैं दोस्त, ठीक है, फ्रेंड बन जाते हैं। तो यूएसए वाले जो लड़का है या लड़की है जो भी है, ठीक है, इसकी जो चीजें होंगी कहीं ना कहीं इंडिया वाला अपनाएगा, उसे लगेगा यार ये काम तो अच्छा कर रहा है, ये चीज मैं भी कर लेता हूं। ऐसे इंडिया वाला कुछ कर रहा होगा तो हो सकता है उस चीज को यूएसए वाला अपनाए। तो दोनों संस्कृतियां जो हैं आपस में मिलती हैं, कुछ चीजें वो अपनाते हैं, कुछ चीजें हम अपनाते हैं। तो इस तरीके से जब संस्कृतियों का मेल जोल बढ़ता है तो एक नयापन आता है, ठीक है। इसको कहा जाता है कि संस्कृति जो है अनूठी बन रही है, इसे कहा जाता है सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण, ठीक है। आगे देखिए, वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं। तो वर्ल्ड सोशल फोरम जो है एक मंच है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग वैश्वीकरण का विरोध करते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण का विरोध बहुत हो रहा है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो वर्ल्ड सोशल फोरम है इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है, क्या इसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है कि मानव अधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, ठीक है, और मजदूर, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, मजदूर, महिला, युवा, ठीक है, सबको एक जगह इकट्ठा करके एक मंच पर लेकर आना और वैश्वीकरण का विरोध करना, ठीक है। इन्होंने ये जो नव उदारवादी जो नई विचारधारा आ रही है ये जो वैश्वीकरण की, इसका ये लोग विरोध करते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया की जो संस्कृति है कहीं ना कहीं उस संस्कृति का नुकसान हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वैश्वीकरण के सकारात्मक और वैश्वीकरण के नकारात्मक जो प्रभाव है ये बताना है। पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। देखिए, वैश्वीकरण के कारण नए नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, ठीक है। आज के समय में कॉल सेंटर वगैरह हो गए, इंटरनेशनल कॉल सेंटर, भारत में रहता है लेकिन इंटरनेशनल लोगों के लिए काम कर रहा है, उनसे कॉल पे बातें कर रहा है, उनकी समस्याओं को सुलझा रहा है, और उसकी छुट्टियां भी इंटरनेशनल कैलेंडर से हो रही है। भारत की दिवाली, भारत का दशहरे से उसकी छुट्टी नहीं हो रही, जो वहाँ पे जो कल्चर है, वहाँ की जो छुट्टी वाले दिन है उसके अनुसार उसकी छुट्टी हो रही है। तो इसे बोलते हैं रोजगार के नए नए अवसर आ रहे हैं, जीवन स्तर में सुधार आ रहा है लोगों के। अब सुविधाएं मिल गई हैं भाई, दुनिया भर की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, तो जीवन स्तर में सुधार आ रहा है, लोगों के पास विकल्प बढ़ रहे हैं, ऑप्शन बढ़ रहे हैं, सेवाओं का भी विकल्प बढ़ रहा है और वस्तुओं का भी विकल्प बढ़ रहा है। तो ये हम सकारात्मक मान सकते हैं। नकारात्मक क्या है भाई, देखो, पश्चिमी संस्कृति पूरी दुनिया में इतनी तेजी से फैल रही है ना कि दुनिया की संस्कृति खत्म होती जा रही है, सब इसको अपना रहे हैं, तो ये नकारात्मक है। आर्थिक असमानता जो है ये नकारात्मक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, संरक्षणवाद का क्या मतलब है और भारत ने ये जो नीति अपना रखी थी इसको क्यों छोड़ दिया। तो देखिए, जब राज्य अपने देश के उद्योगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, ठीक है, और कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दूसरे देशों का जो निर्यात होता है, दूसरे देशों को निर्यात प्रतिबंधित कर दे, तो इस नीति को संरक्षणवाद कहा जाता है। और बाहर से आने वाली चीजों को भी एक तरह से कहीं ना कहीं उसको महंगा कर देते हैं, ज्यादा चार्ज लगा देते हैं ताकि लोग बाहर की चीजों को ना खरीद के अपने देश में बनी हुई चीजों को खरीदें। इसे संरक्षणवाद कहता है। इससे क्या, ये क्यों करा जाता है, ताकि हमारे देश के उत्पादक जो हैं वो चीज़ों को बनाना सीखें और लोगों के लिए बनाएं और लोगों को अपने ही देश में सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं जिससे कि उनको लाभ हो, ये होता है। लेकिन इसके फायदे हो सकते हैं कुछ, लेकिन इसके नुकसान हुए भारत को, इसीलिए भारत ने इसको छोड़ दिया। तो अगला क्वेश्चन यही है इसमें कि भारत ने इसको क्यों छोड़ दिया। तो देखिए, ये जो नीति है इसको अपनाने से कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई, फायदा हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे सरकार ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाई, ठीक है, कुछ क्षेत्र में नहीं ज्यादा ध्यान दे पाई, जैसे कि आपका आवास हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई। ऐसे में क्या हुआ, सही तरीके से देखें तो इसको अपनाने से जो आर्थिक वृद्धि दर थी ना वो धीमी रही, मतलब अपने को ज्यादा लाभ नहीं हुआ, ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। इस कारण भारत ने इस नीति को छोड़ दिया और 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई थी, ठीक है, जिसके तहत वैश्वीकरण को अपनाया, दुनिया भर से भारत ने व्यापार करना शुरू करा और संरक्षणवाद की नीति को खत्म किया। तो ये थी हमारी नई आर्थिक नीति, ठीक है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि वैश्वीकरण का विरोध किसने किया। तो भाई, वैश्वीकरण का विरोध दोनों ने करा। दोनों ने मतलब वामपंथी लोगों ने भी करा और दक्षिणपंथी लोगों ने भी करा। वामपंथी कौन होते हैं, जो लेफ्टिस्ट होते हैं, और दक्षिणपंथी होते हैं जो राइट विंग से होते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रवादी कहलाते हैं। और वामपंथी जो होते हैं ये एक तरह से मतलब एक ऐसी विचारधारा है जो कहीं ना कहीं नक्सलवाद को बढ़ावा देती है, हिंसा वगैरह वाली चीज़ों पे उतर जाती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो वामपंथी होते हैं ये सरकार का हमेशा विरोध करेंगे और कम्युनिज्म को ही फैलाना चाहते हैं दुनिया भर में। तो ये एक विचारधारा है।
तो वैश्वीकरण का विरोध जो है वो वामपंथी, दक्षिणपंथी, हर तरह के लोगों ने करा है। वामपंथियों ने ये कहा है कि आज के समय में जो वैश्वीकरण है वो दुनिया भर में पूंजीवाद की एक विशेष व्यवस्था है, क्योंकि जो वामपंथी होते हैं वो पूंजीवाद का खूब विरोध करते हैं। ये कह रहे हैं कि वैश्वीकरण जो है पूंजीवाद है, कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के कारण दुनिया में पूंजीवाद बढ़ रहा है, इसलिए इसका विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि इसकी वजह से अमीर तो अमीर बन रहे हैं, लेकिन गरीब जो है वो बहुत ज्यादा गरीब होता जा रहा है, उसकी स्थिति ज्यादा खराब हो रही है। नेक्स्ट है आपका दक्षिणपंथी आलोचक। दक्षिणपंथी कहते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण चिंतित हैं। इनको ये लग रहा है कि राजनीतिक रूप से जो राज्य है, सरकार है, वो कमजोर हो रही है, ठीक है, जिससे जनता को नुकसान हो रहा है। इनका कहना है कि कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होना जरूरी होता है। दक्षिणपंथी कहते हैं कि वैश्वीकरण जो है उससे हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है। पूरी दुनिया में अमेरिका का कल्चर फैलता जा रहा है, लेकिन हमारा खुद का कल्चर खत्म होता जा रहा है, इसलिए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो दोनों विरोध कर रहे हैं, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। आगे देखिए, पूरी दुनिया में पश्चिमी संस्कृति ला दी जा रही है, दुनिया भर की संस्कृति में अमेरिका की संस्कृति के अनुसार ढल रही है। जो हमारी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन धरोहर थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लोग जो हैं वो केवल गरीब देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए इसको खतरनाक मानते हैं। वैश्वीकरण से राज्यों की क्षमता में कमी आई है, यानी सरकार की क्षमता में कमी आई है। पहले राज्य होता था कल्याणकारी राज्य, जनता की भलाई के लिए काम करता था, लेकिन अब हो गया न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य, जो जनता की भलाई के लिए कम काम करेगा और मेन मेन कामों तक अपने आप को सीमित रखेगा। तो ये चीजें हैं, ठीक है, ये विरोध है। नेक्स्ट है कि भारत और वैश्वीकरण का विरोध। भारत ने किस प्रकार से वैश्वीकरण का विरोध किया है, तो देखिए, इसके लिए इंडियन सोशल फोरम और वामपंथी आर्थिक वैश्वीकरण के विरुद्ध इन्होंने क्या करा, मीटिंग वगैरह करी, और औद्योगिक मजदूरों और किसान संगठनों ने, जो एमएनसी होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, उसका खूब विरोध करा। नीम का पेड़ जो भारत में है उसको अमेरिका और यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट करा लिया कि भाई नीम के बहुत औषधीय गुण होते हैं, हम पेटेंट कराते हैं, हम नीम से बना के दवाइयां दुनिया को बेचेंगे। तो भारत ने इसका विरोध करा कि भाई ये तो गलत है, हमारे यहाँ की औषधि है। फिर दक्षिणपंथी द्वारा सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध किया गया, जैसे वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है आज के टाइम पे। दक्षिणपंथी इस चीज को अच्छा नहीं मानते, वो इसको गलत बताते हैं, कहते हैं भाई हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो ये कुछ इसके विरोध हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे आपको करा दिए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, यहाँ पे आपको मिलेंगे PDF नोट्स। इसके अलावा जो हमारी लाइव क्लास होती है, ठीक है, जितनी भी लाइव क्लास होगी, जब जब लाइव क्लास होगी, उसकी जानकारी भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है जरूर ज्वाइन करो। और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ पूछना हो मुझसे तो आप मुझे एकलव्य स्टडी पॉइंट इस यूजर नेम से इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो और यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें, शेयर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।